नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तोमर अपने YouTube चैनल कक्षा ज्ञान क्लासेज के मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लगातार पढ़ रहे थे भारत का संविधान और भारत के संविधान की लगातार सीरीज में हम राज्यसभा को कवर कर चुके थे। राज्यसभा के बाद अगला टॉपिक आता है लोकसभा। तो आज हम लोकसभा की चर्चा करते हैं और देखते हैं लोकसभा क्या है, उसकी संरचना क्या है, लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है, उसकी शक्तियां क्या क्या होती है और लोकसभा को क्यों एक लोकप्रिय सदन के रूप में जाना जाता है। ऐसी क्या लोकप्रियता लोकसभा के बारे में आपको देखने को मिलती है। तो आइए चर्चा करते हैं किस पर, लोकसभा पर। तो देखिए, बात करें लोकसभा की तो पहली चीज तो ध्यान रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद में पहले ही बता चुका हूं, आर्टिकल 81 के अंदर संरचना की बात कही गई है कि लोकसभा की संरचना किस प्रकार की होगी, उसकी बात कही गई है। लेकिन उसको बात करने से पूर्व मैं आपको एक चीज बता चुका हूं और एक चीज पढ़िए, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा एग्जाम्स में अंदर और आपके दिमाग के अंदर पढ़ने के लिए। देखिए, एक होती है महासभा, फिर होती है लोकसभा, फिर होती है विधानसभा और फिर आपको देखने को मिलेगी ग्राम सभा। इनके नाम को जानते होंगे आप। विधानसभा, महासभा विश्व में, भारत में, भारत का मतलब केंद्र में, राज्य में और ये गांव में। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जैसे लोकसभा है वैसे ही विधानसभा होती है, वैसे ही ग्राम सभा होती है और वैसे ही महासभा होती है। तो विश्व की सबसे बड़ी सभा, सबसे बड़ी असेंबली, उसको महासभा कहा जाता है और विश्व की सबसे छोटी सभा जिसे ग्राम सभा के नाम से जाना जाता है। तो भारत के अंदर सबसे बड़े स्तर पर भी आपको लोकतंत्र दिखाई देगा और सबसे जो छोटा स्तर है वहां पर भी आपको लोकतंत्र दिखाई देगा। शक्तियों का विकेंद्रीकरण समझ में आ गई। इसलिए आप देखते हो पंचायती राज की व्यवस्था, तो भारत में हर जगह पर आपको क्या दिखाई देगा, एक स्तरीय दिखाई देगा, एक स्तर दिखाई देगा लोकतंत्र का। यहां पर त्रिस्तरीय ढांचा माना गया है, एक केंद्र में, एक राज्य में और एक गांवों के अंदर। समझ में आ गया? तो त्रिस्तरीय। तो इस चीज को आपको दिमाग में रखना है कि ये विश्व के अंदर है और कहां पर है, यूएनओ। इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है। जब भी ये शब्द आपके दिमाग में आए तो आपको ये चार चीजें दिमाग में रखनी है। तो विश्व की सबसे छोटी सभा ग्राम सभा और विश्व की सबसे बड़ी सभा महासभा। ये आप अगर याद रखोगे तो आपको समझने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। ठीक है, जैसे महासभा है वैसे ही लोकसभा है, वैसे ही विधानसभा है और वैसे ही ग्राम सभा है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी सभा महासभा और सबसे छोटी सभा ग्राम सभा आपको देखने को मिलती है। इसी से रिलेटेड है क्या, लोकसभा। तब लोकसभा की स्थिति को देखिए तो देखिए, लोकसभा की संरचना की बात कही गई है, लेकिन मैंने आपको कहा लोकसभा को कई नामों से जाना जाता है। अब कई नामों में पहला नाम है प्रथम सदन। प्रथम सदन यही है, इसी के द्वारा सरकार बनती है और इसी के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। यानी कि इस सदन के अंदर जिसके पास बहुमत होगा, जिसके पास सबसे ज्यादा सांसद होंगे, वही देश का क्या करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा और उसी की सरकार को भारत की सरकार के रूप में जाना जाएगा। तो यह प्रथम सदन यही माना जाता है। दूसरा आप बात कर सकते हैं प्रत्यक्ष सदन। प्रत्यक्ष सदन का मतलब यहां के जो सांसद होते हैं उनको डायरेक्ट तौर पर जनता के द्वारा चुना जाता है, जबकि राज्यसभा में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। यानी कि राज्यसभा के सदस्यों को जनता के द्वारा नहीं चुना जाता, जबकि लोकसभा के सदस्यों को जनता के द्वारा डायरेक्ट प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुना जाता है और वही व्यक्ति जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और वही आगे चलकर अपने में से किसी एक को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करते हैं। तो जनता की जहां पर डायरेक्ट भागीदारी होगी, जनता के जहां पर डायरेक्ट प्रतिनिधि चुने जाएंगे, वो व्यवस्था को क्या कहेंगे, डायरेक्ट कहेंगे, प्रत्यक्ष इलेक्शन या प्रत्यक्ष सदन कहा जाएगा। और इसको क्या कह सकते हैं, इसको युवा सदन कह सकते हैं।
ज्यादा से ज्यादा नए युवा, नए लोग लोकसभा से चुनकर आते हैं, लोकसभा में चुनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोकसभा में वही चुना जाता है जो जनता के बीच में लोकप्रिय होता है। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई युवाओं के आधार पर। दूसरा, राज्यसभा और लोकसभा में एज का भी अंतर है। राज्यसभा के अंदर चुनने के लिए 30 वर्ष और जबकि लोकसभा के अंदर 25 ईयर्स, तो 5 साल का गैप दोनों माना गया। इस आधार पर भी इसको युवा कह दिया जाता है। बाकी ज्यादातर लोग जो लोकप्रिय होंगे, जो युवा होंगे, वो कहीं ना कहीं लोकसभा के माध्यम से चुनकर आते हैं, इसलिए इसको युवा सदन कहा जाता है। लोकप्रिय सदन कहा जाता है क्यों? क्योंकि जनता के अंदर उत्सुकता रहती है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, राज्य का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये उत्सुकता कहीं ना कहीं रहती है और उसमें खुद के द्वारा भागीदारी भी की जाती है, तो उत्सुकता और ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए कहीं ना कहीं जनता के बीच में हमेशा उत्सुकता का विषय, चर्चा का विषय रहता ही रहता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसलिए इसको लोकप्रिय सदन कहा जाता है। अस्थायी सदन कहा जाता है। अब आपको अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है कि कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि सरकार सामान्य तौर पर तो 5 साल के लिए चुनी जाती है, लेकिन अगर उसको लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं है या बीच कार्यकाल के बीच में उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और वो अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो लोकसभा भंग हो जाती है, समझ में आ गया, विघटित हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वो जो कार्यकाल हमको दिखाई दे रहा था 5 साल का, वो 5 साल का ना हो करके वो उस समय समाप्त हो जाता है। तो है तो सामान्य तौर पर कार्यकाल तो 5 वर्ष का, लेकिन 5 वर्ष से पूर्व कभी भी लोकसभा समाप्त हो सकती है, भंग हो सकती है। उसका कारण है जिस दल को अगर अविश्वास मत हो जाए, मिल जाए, विश्वास हासिल ना कर पाए सदन के अंदर, तो उसको अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। उस मंत्रिमंडल को, उस प्रधानमंत्री को अपने पद से क्या देना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा। वो लोकसभा क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। इसलिए इसको अस्थायी सदन के रूप में भी जाना जाता है। अब ये अस्थायी सदन जब मिलता है जब किसी भी सरकार को खुद अपने बलबूते पर कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत नहीं हो, तो उस सरकार के 5 साल से पहले कम कार्यकाल में गिरने की संभावना हमेशा बनी रहती है। ऐसा ज्यादातर देखा गया है तभी जब किसी बड़े दल को अगर लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं है, तो यह चीज ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात करें लोकसभा के बारे में, तो देखिए लोकसभा का जो मैं आपको बता चुका हूं, लोकसभा के अंदर सदस्य कैसे चुने जाएंगे? प्रत्यक्ष तौर पर चुने जाते हैं। तो इसमें जो चुनाव होता है गुप्त प्रणाली से होता है। चुनावी प्रक्रिया कैसी होती है? गुप्त प्रणाली के हिसाब से होती है, ध्यान रखना। दूसरा, इसमें विजेता का एक ही है, अग्रता ही विजेता, अग्रता ही विजेता। ठीक है, यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि यहां पर न्यूनतम कोटे जैसा कोई प्रावधान नहीं है। जिसको दूसरे से वोट क्या मिले, ज्यादा मिले, वो ही व्यक्ति चुनकर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? यहां पर ऐसा नहीं है कि उसको कम से कम इतने वोट प्राप्त करने, नहीं। 4 कैंडिडेट खड़े हैं, 3 कैंडिडेट खड़े हैं, 2 कैंडिडेट खड़े हैं, कितने भी कैंडिडेट खड़े हो, बस जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला है वो ही विजेता घोषित हो जाएगा। तो जो आगे रहेगा वो ही विजेता होएगा। इसलिए इसे अग्रता ही विजेता या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त प्रणाली होती है, मतदान हमेशा गुप्त तरीके से इसमें किया जाता है। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। दूसरी बात, और इसकी योग्यता क्या है? योग्यता की बात आर्टिकल 84 में कही गई है, और वही एक तो भारत का नागरिक और सेकंड 25 वर्ष की आयु। इसके अलावा संसद ने जो प्रतिनिधित्व अधिनियम बनाया उसके तहत दिवालिया ना हो, पागल ना हो, भ्रष्टाचार के आरोप ना लगे हो, 2 साल की कोर्ट ने सजा ना दी हो, लाभ के पद पर ना हो, इस तरह की और योग्यता भी उसकी निर्धारित की गई है। लेकिन वो जनप्रतिनिधि अधिनियम के माध्यम से
डायरेक्ट तौर पर योग्यता में दो ही मुख्य योग्यता है, भारत का नागरिक और 25 वर्ष की उसको आयु क्या होनी चाहिए, प्राप्त होनी चाहिए। ये व्यवस्था इसमें कहीं ना कहीं की लिखी गई है। अब बात करते हैं कि इसकी संरचना की। तो संरचना में एक चीज ध्यान रखना, 552 सीटों की बात की गई अधिकतम, यानी कि मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती है, 552 सीटें हो सकती है। इसको हमेशा याद रखिए, अधिकतम कितनी होगी, 552। जो प्रथम लोकसभा थी, कौन सी, प्रथम लोकसभा में 500 सीटें थी। कितनी सीटें, 500 सीटें थी, ठीक है। उसके बाद इन सीटों को समय के अनुसार क्या किया गया, बढ़ाया गया। वो थोड़ा सा और आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिए, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इन सीटों को कितना किया गया, 525 किया गया, यानी कि 25 सीटें इसमें बढ़ा दी गई। और उसके बाद 31वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा भी इसमें फिर सीटें बढ़ा दी गई और सीटों की संख्या कितनी कर दी, 543। कितनी कर दी गई, 543। पहली चीज ये ध्यान रखिएगा। अब बात करें आज की तारीख में, तो आज की तारीख में वर्तमान में जो सीटें हैं लोकसभा की, वो है 543 सीटें, ठीक है। कुछ समय पहले तक हम जो सीटें पढ़ रहे थे वो कितनी थी, 545 थी। तो आप कहोगे 543, पहले 545 थी तो अब 543 क्यों हुई, दो सीटें कौन सी हो गई जो कम हो गई, तो उसको ध्यान रखिएगा। एक संविधान संशोधन लाया गया, 104वां संविधान संशोधन 2020 के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था। यह परंपरा चली गई थी और इसको 104वें संविधान संशोधन से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत नहीं कर सकता। एंग्लो इंडियन वो थे, आप नाम से समझ लो, एंग्लो और इंडियन, आधे अंग्रेज आधे भारतीय, यानी कि जिनके माता या पिता या ग्रैंडफादर में से कोई एक भारतीय हो और एक विदेशी मूल का हो, उससे एंग्लो इंडियन का, उसका भी प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं लोकसभा में देने की प्रारंभिक व्यवस्था की गई थी। लेकिन वर्तमान में 104वां संविधान संशोधन 2020 के द्वारा इस व्यवस्था को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, पहली चीज आपको ध्यान रखना, ठीक है। कार्य, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अस्थायी सदन है। कार्यकाल की जो बात की गई वो आर्टिकल 83 में है। कार्यकाल सामान्य तौर पर कितना है, 5 वर्ष का है। कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का है। मैं फिर बता चुका हूं, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब ये जो 543 सीटें हैं, इन 543 सीटों में कुछ राज्यों में है और कुछ यूनियन टेरिटरी में है। समझ में आ गया। अब यूनियन टेरिटरी में कितनी है उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 524 सीटें, कितनी, 524 सीटें आपको स्टेट में देखने को मिलेगी और 19 सीटें आपको यूनियन टेरिटरी में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो राज्यों से कितनी, 524 और यूनियन टेरिटरी से कितनी, 19 सीटें आपको देखने को मिलेगी। अब ये यूनियन टेरिटरी में जो सीटें हैं उनमें ध्यान रखिएगा, दिल्ली में आपको सर्वाधिक देखने को मिलेगी 7 सीटें। कितनी, एक नया यूनियन टेरिटरी बना था जम्मू एंड कश्मीर, आपको 5 सीटें मिलेगी, ठीक है। और दादर और नागर हवेली 2 सीटें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। और बाकी जिनसे बचे हैं उन सब में एक एक सीट आपको देखने को मिलेगी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी एग्जाम्स में और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली में 7, जम्मू कश्मीर में 4, 5 और बाकी सब के अंदर आपको
एक एक सीट देखने को। ऐसे कुछ स्टेट भी हैं जहां पर आपको लोकसभा की एक ही सीट देखने को मिलेगी। समझ में आ गई, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन बात करें किसको लेकर, राज्यों को लेकर, तो राज्यों के अंदर जो बात कही गई है, राज्यों में कुल कितनी सीटें, 524 सीटें हैं। तो राज्यों का भी एग्जाम के अंदर से ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक सीटें यूपी में, सर्वाधिक। मैंने आपको कहा था आंख बंद करके आप उत्तर प्रदेश को जवाब दे दीजिएगा। अगर वो पूछे लोकसभा की, वो पूछे राज्यसभा की, वो पूछे विधानसभा की, वो पूछे विधान परिषद की, तो आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सेकंड नंबर पर बात करें तो सेकंड नंबर पर आता है महाराष्ट्र, 48 सीटें। उसके बाद आप देखते हो पश्चिम बंगाल, 42 सीटें। उसके बाद आप देख सकते हो बिहार, बिहार में आपको देखने को मिलेगी 40 सीटें। इसके अलावा देख सकते हो तमिलनाडु, 39 सीटें। इसके अलावा आप देख सकते हो मध्य प्रदेश, 29 सीटें। इसके अलावा आप बात कर सकते हो मध्य प्रदेश के अलावा आप कर्नाटक की बात कर सकते हो, 28 सीटें आपको देखने को मिलेगी। कर्नाटक के बाद और बात करें तो गुजरात आ जाएगा, गुजरात में आपको 26 सीटें देखने को मिलेंगी। उसके बाद राजस्थान की बात करें, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में एक जैसी सीटें, 25 सीटें। उसके बाद बात करें तो उड़ीसा कर सकते हो, उड़ीसा में लगभग 21 सीटें हैं। उसके अलावा भी बात करना चाहते हो तो केरल से कर सकते हो, केरल के अंदर 20 सीटें हैं। इनको आप याद रखिएगा, एग्जाम्स में बीच में से 4 पूछ लेता है और सामने सीटें दे देगा। मिलान करिए, अपने शुरुआत की पढ़कर चले जाते हैं तो आपको कम से कम 10-15 सीट राज्यों की सीटें याद रहनी सही। इसके अलावा भी बात कर सकते हो तो तेलंगाना की कर सकते हो, आपको 17 सीटें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा झारखंड की और उनकी बात कर सकते हो तो आपको 14 सीटें देखने को मिलेगी। पंजाब की बात कर सकते हो 13 सीटें देखने को मिलेगी। हरियाणा की बात कर सकते हो 10 सीट। ऐसे अलग अलग जगह आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसे राज्य जहां पर केवल एक सीट है उसको याद रखिएगा। एक सीट आपको कहां देखने को मिलेगी, सिक्किम में, मिजोरम में, नागालैंड में। यहां पर आपको एक एक सीट देखने को मिलेंगे, यानी कि यहां पर केवल एक एक लोकसभा की सीटें। इसको आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अच्छा, जो 543 सीटें, इसमें भी ध्यान रखिएगा एससी और एसटी की सीटें भी हैं। तो एससी की सीट कितनी है, 84 सीटें हैं। एसटी की कितनी है, 47 सीटें। ये और आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा 33% आरक्षण की बात अभी कही गई है, 106वां संविधान संशोधन। समझ में आ गई बात। 2023 के 33% आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को। लेकिन मैंने कहा आरक्षण याद रखिएगा, आरक्षण को लेकर बड़ा विवाद है। अभी लेकर आया, विपक्ष के द्वारा कहा गया राज्यसभा में क्यों नहीं दिया जाता, अभी लागू क्यों नहीं हो सकता। इसके दोनों के टेक्निकल आंसर आप समझ लीजिए। पहली बात तो कि 82 के अंदर परिसीमन आयोग की व्यवस्था की गई है कि हर साल की जनगणना के बाद परिसीमन लागू होगा। संविधान संशोधन करके एक आ गया 2026 तक सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद जो सेंसेक्स होगा उसके आधार पर क्या किया जाएगा, परिवर्तन किया जाएगा। अब एक चीज समझ लो, 2021 का सेंसेक्स होना था वो नहीं हुआ और 2026 तक परिवर्तन हो नहीं सकता था। तो हो सकता है ये संभावना हो कि ये जो लोकसभा इसका कार्यकाल समाप्त होते ही जो भी सरकार आए वो सरकार क्या करे, आते तुरंत जनगणना का प्रावधान करे, जनगणना को लागू, जनगणना शुरुआत करे और लगभग 2-3 साल के अंदर उसको ले आए। और जब तक 2026 का मामला भी आ जाएगा उस जनगणना के आधार पर महिलाओं को क्या दे दिया, आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाए। और अगला जो लोकसभा चुनाव होगा 2029 के अंदर, वहां पर आपको महिलाओं को 33% आरक्षण देखने को मिल सकता, उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यह व्यवस्था की गई। दूसरा था कॉन्सेप्ट राज्यसभा में क्यों नहीं दिया गया। तो मैंने कहा राज्यसभा में किसी प्रकार के आरक्षण की कोई व्यवस्था प्रारंभ से नहीं है।
इसलिए विपक्ष जो बात कर रहा है उसको समझो टेक्निकल। राज्यसभा में एससी एसटी को भी रिजर्वेशन नहीं है। राज्यसभा में किसी प्रकार के रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं। अगर रिजर्वेशन देते हैं तुरंत मामला कोर्ट में जाएगा, ये कहीं ना कहीं वहीं अटक जाएगा मामला। तो मैंने कहा जो सरकार है उसकी मंशा है कि ये कहीं ना कहीं रुके ना। तो जो प्रावधान अब तक चला रहा था उसी प्रावधान को आगे बढ़ाया गया है, उसमें कुछ नया करने की कोशिश नहीं की गई। अगर नया करेंगे तो हो सकता है मामला संवैधानिक आधार पर कहीं ना कहीं रोकने को या रुक जाए या अटक जाए। तो राज्यसभा में ना तो एससी को आरक्षण है ना एसटी को। दूसरा एक और कहा गया ओबीसी को आरक्षण दो। तो ओबीसी का आरक्षण अभी लोकसभा में भी नहीं है, तो महिलाओं को ओबीसी का आरक्षण कैसे दिया जाए? ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं जिनको आपको समझना होगा और तब आपको इनके जवाब देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखना, ओबीसी का आरक्षण की व्यवस्था ही नहीं है, ठीक है, लोकसभा के अंदर। दूसरा, राज्यसभा के अंदर किसी भी प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। तो दो जवाब आपके सामने आपको मिल जाएंगे। ये कुछ जानकारियां आपको पता होनी चाहिए जो लोकसभा के बारे में पूछी जा सकती है, एग्जाम्स में कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इससे आगे की चीज की। तो लोकसभा के पदाधिकारी, लोकसभा के पदाधिकारी की बात कर लेते हैं। तो देखिए लोकसभा के जो पदाधिकारी हैं, अनुच्छेद 93 के अंदर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जानकारी दी है। पहली चीज 93 के अंदर लोकसभा स्पीकर और साथ साथ में लोकसभा उपाध्यक्ष की बात की गई है अनुच्छेद। ये जो पदाधिकारी होते हैं इनका चयन किया जाता है किसमें से? जो लोकसभा के सांसद होते हैं उन्हीं में से क्या किया जाता है? चयन किया जाता है। इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, चयन किया जाता है, ठीक है। इनको जो शपथ दिलाई जाती है वो शपथ एज ए सांसद के रूप में लेते हैं। स्पीकर के रूप में कोई शपथ नहीं लेता, एज ए सांसद के रूप में लेते हैं। दूसरा, त्यागपत्र एक दूसरे को देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को देगा, आपस में इंटरचेंज करते हैं, कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष जो होता है उसके पास कुछ अथॉरिटी होती है जो बाकी किसी के पास आपको देखने को नहीं मिलेगी, जो एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछी जाती है। उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कहीं ना कहीं। अच्छा, इससे पहले एक चीज और बता देता हूं, एक अनुच्छेद आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 99। अब आर्टिकल 99 क्या है? तो आर्टिकल 99 के अंदर जितने भी सांसद हैं, चाहे लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के हो, उनकी शपथ की जानकारी, पहली चीज। अब शपथ के अलावा एक महत्वपूर्ण जानकारी और है, किसकी? प्रोटेम स्पीकर की। अब आप कहोगे ये प्रोटेम स्पीकर कौन आ गया? स्पीकर तो एक तो अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, इसके अलावा ये प्रोटेम कहां से आ गया? तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रोटेम स्पीकर का मतलब होता है अस्थायी। अब ये अस्थायी कौन होता है उसको समझ लीजिए। एक तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा इसको नियुक्त किया जाएगा। होता कौन है? पक्ष और विपक्ष का कोई सा भी हो सकता है। परंपरा ये रहती है हमेशा विपक्ष के व्यक्ति को क्या बनाया जाता है? प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। कार्य क्या है? नए सांसदों को क्या दिलानी? शपथ दिलानी। और कार्यकाल क्या है? कार्यकाल जब तक अध्यक्ष ना बन जाए। ये चीज ध्यान रखनी है प्रोटेम स्पीकर के बारे में। कौन होता है? लोकसभा का ही सदस्य होता है, सीनियर होता है, पक्ष की जगह विपक्ष का होता है। परंपरा तो ये बन कोई भी सकता है,
राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कर दिया जाता है। काम क्या है, नए जितने भी सदस्यों को क्या दिलाना, शपथ दिलाना। कब तक पद पर रहेगा, जब तक कि नया अध्यक्ष बनाया नहीं जा सकता। ये आपके एग्जाम्स में है, 99 में इसकी जानकारी। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, प्रथम जो प्रोटेम स्पीकर थे वो थे जीवी मावलंकर। और वर्तमान जो है 17वीं लोकसभा जो वर्तमान में चल रही है, इसके प्रोटेम स्पीकर थे वीरेंद्र सिंह। इससे पहले जो 16वीं चल रही थी उसके थे कमलनाथ, इसको याद रखिएगा। तो वर्तमान जो लोकसभा थी चल रही है 17वीं, उसके प्रोटेम स्पीकर कौन है, वीरेंद्र सिंह। फर्स्ट के कौन थे, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर को क्या कहा जाता है, लोकसभा का पिता कहा जाता है। लोकसभा का पिता कहा जाता है, क्यों, क्योंकि जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा दो काम करती थी, एक संविधान का निर्माण करना और दूसरे में सामान्य कानूनों का। जब एक जो संसद के रूप में भी काम करती थी और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के रूप में भी काम करती थी। जब वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए काम करती थी तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। जब एज ए पार्लियामेंट के रूप में काम करती थी तो उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। इसको ध्यान रखिएगा। तो प्रथम अध्यक्ष भी यही है, प्रोटेम स्पीकर भी यही है। एक चीज, लोकसभा का पिता कहा जाता है। दूसरा, इनको हटाने का प्रस्ताव लाया गया। अब हटाने का प्रस्ताव लाया गया जेबी कृपलानी के द्वारा। पहली चीज, प्रस्ताव पास नहीं हुआ, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, हटाने का प्रस्ताव अब भी लाया जा सकता, 14 दिन पूर्व क्या देनी है, सूचना, पहली बात। और दूसरा, सामान्य बहुमत से। वो सदन के सामान्य बहुमत से लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा बात करें कार्य को लेकर, तो मैं आपको बता चुका हूं लोकसभा अध्यक्ष के पास बड़े महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष क्या क्या काम कर सकता है। फर्स्ट, जितनी भी सदन की समितियां होती है, सदन की जो संसदीय समितियां होती है, उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति यही करेंगे। दूसरा, दल बदल के आधार पर एमपी को हटाना, यह आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। दल बदल के आधार पर अगर किसी सांसद को बर्खास्त किया जाएगा तो किसके द्वारा किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। तीसरा, धन विधेयक को प्रमाणित करना, धन विधेयक को प्रमाणित करना कि यह विधेयक धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया जाता है। यह अधिकार केवल और केवल किसके पास है, लोकसभा अध्यक्ष के पास है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करना, संयुक्त अधिवेशन बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा सदन से संचालन से संबंधित नियम बनाना, संचालन उसका सही तरीके से करना, इत्यादि तरह की कार्य भी किसके द्वारा किए जाते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किए जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्स में कहीं ना कहीं यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसको आपको स्पेशल याद रखना है। दल बदल याद रखना है, धन विधेयक याद रखना है, संयुक्त अधिवेशन याद रखना है, सदन की जितनी भी संसदीय समितियां उनके सदस्यों की
अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। जो संसद का सत्र चल रहा है उसका स्थगन करना, उस बैठक को स्थगित करना इत्यादि प्रकार के बैठक को स्थगित करना, ये इतने प्रकार के कार्य कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ये चीज हो गई आपकी। इसके अलावा क्या बचता है? इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, छोटे एग्जाम्स में। किसमें? छोटे एग्जाम्स में। वो क्या है उसको ध्यान रखें। एक तो जीवी मावलंकर एवं जीएम बाल योगी, इन दो स्पीकर्स की मृत्यु, पद पर रहते मृत्यु हो गई। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं अविश्वास या हटाने का प्रस्ताव जीवी मावलंकर के खिलाफ ही लाया गया। पहले जो अध्यक्ष थे उनको हटाने का ये क्या लाया गया? प्रस्ताव लाया गया। दूसरे अलावा जो पहले थे और साथ साथ में जीएम बाल योगी, ये दो पद पर रहते हुए क्या हो गई? इनकी डेथ हो गई। इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सर्वाधिक कार्यकाल, सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष के रूप में कौन रहे? बलराम जाखड़। तो ध्यान रखिए एक चीज हो, बलराम जाखड़ और वर्तमान जो अध्यक्ष है कौन? ओम बिड़ला। ओम बिड़ला, इसको याद रखिएगा। ओम बिड़ला। तो लोकसभा के अध्यक्ष आज तक राजस्थान के दो व्यक्ति बन चुके हैं, एक बलराम जाखड़ और दूसरे ओम बिड़ला। दोनों राजस्थान से थे। और बलराम जाखड़ की खासियत यह है कि सर्वाधिक कार्यकाल वाले, कौन से वाले? सर्वाधिक कार्यकाल वाले आज तक के लोकसभा स्पीकर के रूप में किसको जाना जाता है? ठीक है, जब सर्वाधिक कार्यकाल आ गए तो आपको ध्यान रखना है न्यूनतम की बात करेंगे तो नीलम संजीव रेड्डी। और आपको पता है बाद में ये प्रेसिडेंट भी बने थे। तो ऐसे लोकसभा अध्यक्ष जो राष्ट्रपति के रूप में बने, नीलम संजीव रेड्डी। ऐसे अध्यक्ष जो पहला चुनाव हार गए, नीलम संजीव रेड्डी। ऐसे जो राष्ट्रपति जो पहला चुनाव हार गए, ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए, वो नीलम संजीव रेड्डी। ऐसे राष्ट्रपति जो सबसे कम आयु के थे, नीलम संजीव रेड्डी। ये सारी विशेषता कहीं ना कहीं नीलम संजीव रेड्डी की मिलती। इसके अलावा प्रथम महिला के तौर पर मीरा कुमार, याद रखिए आप, बिहार से। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और कौन सी लोकसभा में थी स्पेशल याद रखिएगा? 15वीं लोकसभा। कौन सी लोकसभा के अंदर प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में काम किया? तो लोकसभा कौन सी थी? 15वीं, जिसमें मीरा कुमार ने किया। इसके अलावा 16वीं भी याद रख सकते हो, 16वीं में भी महिला आ गई, सुमित्रा महाजन, ये 16वीं में भी थी। और ये जो ओम बिड़ला है, आपको पता है ये कौन सी है? वर्तमान में कौन सी चल रही है? 17वीं लोकसभा चल रही है। तो 17वीं लोकसभा की ये आपको बताएंगे। ये चीजें आपके एग्जाम्स में बार बार पूछ ली जाती है। कहीं ना कहीं एग्जाम्स में इसको ध्यान रखिएगा, न्यूनतम कितना, अधिकतम कितना, सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले प्रथम महिला कौन सी लोकसभा में चुनी गई। तो ये एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आपसे बार बार कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है, इसको हमेशा याद रखिएगा। ये लोकसभा की सामान्य जानकारी थी। अच्छा, एक दो चीजें और ध्यान रखिएगा। ये जो दो नॉमिनेटेड थे, ये कौन से आर्टिकल में थे, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो। अनुच्छेद 331, 331, और राज्यों के अंदर राज्यपाल है वो 333। और इसी 104वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 2020 है तो 2030 तक SC ST को, ये जो 84 है 47 को 2030 तक क्या दिया गया? आरक्षण। हर 10 साल के बाद आरक्षण को बढ़ा दिया
जाता है। ये कुछ जानकारियां आपको एग्जाम्स में बार बार पूछ ली जाती हैं और कहीं ना कहीं सामान्य जानकारी है। इतनी जानकारियां कम से कम आपको पता होनी चाहिए एग्जाम की दृष्टि से। लोकसभा की संरचना 81 में है, लोकसभा के सदस्यों की कार्यकाल 83 में है, लोकसभा के सदस्यों का योग्यता 84 के अंदर है, 99 में इनकी शपथ की जानकारी दी गई है, इसको थोड़ा सा याद रखें, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा, लोकसभा के अंदर एक सचिवालय और होता है, लोकसभा सचिवालय, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, ज्यादा मत पूछिए। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 98 पहली चीज लोकसभा सचिवालय की जानकारी दी गई है। दूसरा, ये जो सचिवालय होता है इसमें जो होता है सबसे बड़ा पद वो महासचिव होता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है, कैबिनेट सचिव के बराबर की इसकी रैंक होती है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है, लोकसभा की जितनी भी कार्यवाही होते हैं उनको ध्यान देता है, उसके सारी व्यवस्थाएं वो ही करता है, ठीक है। महासचिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। प्रथम जो महासचिव थे एमएन कोल थे, और वर्तमान की बात करो तो उत्पल कुमार है। ये और थोड़ा सा आपको याद रखना है। सचिवालय 98 में, प्रशासनिक जितने भी काम है उनको करने के लिए सबसे बड़ा पद है महासचिव, कैबिनेट सचिव के बराबर का आर्टिकल 98 में है, ठीक है। प्रथम महासचिव के तौर पर एमएन कोल, वर्तमान में उत्पल कुमार, और एक स्नेहलता, एक महिला के तौर पर याद रखोगे तो महिला भी इसकी एक महासचिव के रूप में काम कर चुकी है, स्नेहलता के रूप में जिनको जाना जाता है, जिस नाम से जाना जाता है। तो ये बेसिक जानकारी थी जो आपके एग्जाम्स में बार बार कहीं ना कहीं पूछी जाती है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इनके वेतन की बात कही गई तो लोकसभा अध्यक्ष का वेतनमान 4 लाख रुपए होता है, जितना उपराष्ट्रपति का होता है। उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 4 लाख रुपए का वेतनमान मिलता है किनको, लोकसभा स्पीकर को एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। तो ये थोड़ी सी और बेसिक जानकारी थी जो एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछ ली जाती है। इसको देखिएगा, समझिएगा और एग्जाम को देखिएगा। इसमें कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स और कंटेंट आपके लिए है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है। इसको देखिएगा। अगर ये कंटेंट वास्तव में आपको ऐसा लगता है कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट जरूर करिएगा कि ये कंटेंट आपको कैसा लगा। आज की क्लास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।